Hey guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस थ्योरम की। ये थ्योरम जो है क्या कहती है, ये सबसे सिंपलेस्ट थ्योरम है। अगर आप देखो इस थ्योरम में हमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली इसका एक फॉर्मूला गिवन है बट हम वो फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको जो है क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आप देखना आप बहुत इजीली कर पाओगे और आप कहोगे सबसे इजी थ्योरम बेस थ्योरम ही है। ठीक है, जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, हमने उसके लिए फॉर्मूले को याद नहीं रखा था, हमने उसको समझा था फॉर्मूले को और फिर हमने क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट किया था। वैसे ही अब हम बेस थ्योरम में करने वाले। हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे और आप देखना आपको कितने अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते बेस थ्योरम की, कि पेपर में कई बार होते हैं कि वो कहते हैं स्टेट बेस थ्योरम। ठीक है, तो उसके लिए आप एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए। Let A1, A2 up to AK be the collection of K mutually exclusive and exhaustive events with the prior probabilities, probability AI where I ranges from 1 to K. For any event B which is probability of B positive, posterior probability of AJ given that B has occurred is probability of AJ slash B is same as probability of AJ intersection B upon probability of B is same as probability of B by AJ into probability of AJ divided by summation I equals to 1 to K probability of B by AI into probability AI where J ranges from 1 to up to K. ठीक है, ये लिए क्वेश्चन से समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बैग ए कंटेन्स 2 white and 3 red balls. Bag B contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn and is found to be red. Find the probability that it was from bag B. देखो सबसे पहले हम अपनी गिवन पार्ट्स लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हम मान लेते हैं सबसे पहले A1 को हम मान लेते हैं बैग A और A2 हम एक इवेंट ले लेते हैं जो कि है हमारे पास बैग B का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है लेट A1 बी द इवेंट ऑफ बैग B। अच्छा, A1 इन्होंने बैग B को लिया है और A2 बैग A को। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर वैसा वर्षा भी करते हो चलेगा तो भी, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके बेसिस पे सोल्यूशन कर रखा है तो मैं इसलिए उस अकॉर्डिंगली देख लूँ। ठीक है अब बैग ए में, अच्छा अब बैग ए और बैग बी लिख लिया। अब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बैग ए के आने के चांसेस कितने हैं 50% और बैग बी के आने के चांसेस भी 50% है। तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन दैट इज बैग ए, वो भी हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, वन बॉल इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड। जो बॉल ड्रॉन हुई है वो रेड है, तो हम एक बी इवेंट मान लेते हैं। दैट इज द इवेंट बॉल फाउंड इज रेड। ठीक है, हमने एक इवेंट मान लिया कि जो बॉल हमें मिली है वो कैसी बॉल है, रेड बॉल है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं B बाई A1, मतलब वो रेड बॉल हमें गिवन है कि वो बैग B से और वो रेड बॉल है। कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, बैग B से और रेड है, तो 5/9। ये चीज़ें आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी करते थे अगर आपको याद हो। ऐसे हम बोल देते हैं बैग ए से बॉल है और गिवन है बैग ए से बॉल है और रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, तो लिख लीजिए 3/5। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि इसने ए मान लिया इवेंट दैट द बॉल फाउंड इज रेड, हम बी मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मैं ऐसा करती हूँ चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, या मैं काट के लिख दूँ, एक मिनट दीजिए बस। तो ये A बाई A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/9 और A बाई A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/5। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अब हमें निकालना क्या है। देखो अब उसने हमें क्या दे रखा है कि वन बॉल इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड। जो बॉल हमने निकाली वो क्या है, रेड बॉल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो बैग बी से है, मतलब हमें क्या गिवन है, रेड बॉल है, ये गिवन है हमें, ए इवेंट गिवन है और वो कौन से बैग से, बैग बी से, तो यानी कि A1। ठीक है,
तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय A। अब अगर आप देखो तो अब आप इसको कैसे निकालोगे, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A1, ये लिख दिया हमने। अब हम इसी पार्ट को उठा के नीचे भी लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A1 प्लस जो रिमेनिंग वाला है। ऐसी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B के लिए A2 के लिए लिख सकते हैं, ये A1 है, ठीक है। A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A2, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास यहाँ पे, बस अब हम इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी A1 की कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A1 कितना है 5/9 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 5/9 प्लस A2 की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू 3/5, कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 5/18, नीचे आ जाएगा आपके पास 5/18 प्लस 3/10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25/52। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी A1 बाय A की निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी A1 बाय A, कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A1 अपॉन ऊपर वाला पार्ट सेम आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A2, ठीक है। बस हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास आंसर कितना आ गया 25/52, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस थ्योरम सबसे इजी थ्योरम है, बस आप में कंफ्यूज नहीं होना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आपको वर्ड्स गिवन होगा, गिवन, ठीक है, जो वर्ड आपको मिलेगा जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो कंडीशनल है कि बेस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको गिवन होगा वर्ड गिवन, कि ये हमें गिवन है चीज़ कि ये अगर हो चुकी है। और जब आप बेस थ्योरम करते हो तो इसके अंदर आपको कुछ इसी तरह से हमेशा मिलेगा कि एक बॉल निकाली हमने और वो रेड मिली, या कोई एक इवेंट ऐसा हुआ जिसमें ऐसा हुआ। तो आप अगर क्वेश्चन जब इसके प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप आपको ये चीज़ें समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने यहाँ पे जितने भी अपनी लेक्चर्स में क्वेश्चन कवर किए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। आप इनको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70% मैसेज इन अकाउंट 1, 20% in account 2, 10% in account 3. Only 1% are spam in account 1, 2% in account 2, and 5% in account 3. What's the probability that selected message is spam? Selected message spam होने की probability हमें बतानी है। हम मान लेते हैं एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सारे अकाउंट 1 के आ रहे हैं मैसेज, बी के अंदर अकाउंट 2 के आ रहे हैं मैसेज, और सी हम इवेंट मान लेते हैं जिसके अंदर अकाउंट 3 के मैसेज आ रहे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 70%, बी की प्रोबेबिलिटी 20%, सी की प्रोबेबिलिटी 10%, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1% आर स्पैम इन अकाउंट, तो हम एक इवेंट एस मान लेते हैं दैट द मैसेज इज स्पैम, ठीक है, कि ये मैसेज स्पैम है, ठीक है। तो हमने एक इवेंट मान लिया एस जिसमें हमने लिख दिया मैसेज इज स्पैम। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास अकाउंट 1 है और मैसेज स्पैम है, तो कितना है 1%, ठीक है। गिवन है अकाउंट 2 है और मैसेज स्पैम है, कितना आ जाएगा हमारे पास 2%, और गिवन है मैसेज अकाउंट 3 से है और वो स्पैम है 5%, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड मैसेज इज स्पैम, हमें निकालनी है सेलेक्टेड मैसेज जो है वो स्पैम है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप ध्यान से देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेस थ्योरम नहीं लगाते, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कब इस तरह से जज करना है, जब आपको गिवन है कि जो आपने दूसरा इवेंट पाना है उस पूरे की प्रोबेबिलिटी वो मांग रहे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड मैसेज इज स्पैम, आपने स्पैम मैसेज एक अलग इवेंट माना है, उस पूरे की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो, तो हम जो है मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देख लेंगे। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय, मतलब कुछ नहीं करना, बस ए जहाँ जहाँ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, बी जहाँ जहाँ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और सी को सी के साथ मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, आराम से करने क्वेश्चंस, अपने हाथ से एक दो बार करके देखोगे, दो चार क्वेश्चंस इसी टाइप के प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय सी। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे 70% इंटू 1%। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर रखा है इसका। हमने पहले मान लिया इसको, अकाउंट 1 क्या है, ए है, अकाउंट 2 को हमने बी मान लिया, अकाउंट 3 को हमने सी मान लिया, प्रोबेबिलिटीज लिख ली। फिर हमने एक इवेंट टेस्ट माना जहाँ पे हम बता रहे हैं मैसेजेस स्पैम। फिर हमने क्या किया, हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ए कर दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय सी। अब हमने इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70%, जिसको हम 0.70 लिख सकते हैं। बी की प्रोबेबिलिटी सॉरी पी बाय एस ए, तो प्रोबेबिलिटी एस बाय ए की कितनी है 1%, जिसको हम 0.01 लिख सकते हैं। फिर बी की प्रोबेबिलिटी 20%, जिसको हम 0.20 लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी एस बाई बी की कितनी है 2%, जिसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं 0.02। फिर हमारे पास है सी की प्रोबेबिलिटी 10%, जिसको हम 0.10 लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई सी कितना आ जाएगा 5%, जिसको हम 0.05 लिख सकते हैं। तो बस हमने सबको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.016। मैं यहाँ पे लिख दूँ आंसर 0.016 जो है मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब वीडियो को पॉज करें और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जितना आप ट्राई कर सकते हैं उतना करें, जहां आप अटक रहे हैं वहां पे आप वीडियो को रेफर करें। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 6% people have O blood group and 10% have other blood group, are left-handed. 30% of people have blood group O. Then what is the probability that will have O blood group if the left-handed person is selected? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम बेस थ्योरम लगाएं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें वर्ड गिवन नहीं गिवन, जो वर्ड गिवन है वो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मतलब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बेस थ्योरम। क्यों? क्योंकि उसने लिखा है कि इफ लेफ्ट-हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव O ब्लड ग्रुप, वो निकालेंगे हमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में इवन क्या आ जाएगा, इवेंट। हम इवन एक इवेंट मान लेते हैं जिसमें हम बता रहे हैं पीपल विद O ब्लड ग्रुप। ठीक है, और हम E2 क्या मान लेते हैं, इवेंट दैट पीपल विद अदर ब्लड ग्रुप। ठीक है, पीपल विद अदर ब्लड ग्रुप। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। तो E1 की कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, पीपल विद O ब्लड ग्रुप, वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 30%। ये आपको गिवन है, कंफ्यूजन तो नहीं है, ये लिखा हुआ 30% ऑफ पीपल हैव ब्लड ग्रुप O, तो हमने इसी को एक इवेंट माना है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 30%, और प्रोबेबिलिटी E2 की कितनी आ गई 70%। ठीक है, अब हम एक इवेंट मानेंगे। अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है कि हम ए कौन सा इवेंट मानते हैं, किसको मानते हैं इवेंट, तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम वही चीज़ ए मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें जो सेकेंडली गिवन होती है चीज़, जैसे हमें यहाँ पे गिवन है हमें लेफ्ट हैंडेड पीपल का भी पता है कि उनका क्या ब्लड ग्रुप है, तो हमने ए को इवेंट मान लिया लेफ्ट हैंडेड पर्सन। जैसे हमें यहाँ पे जो पार्ट हमें बेसिकली गिवन होता है आप मान लो, बट वर्ड गिवन नहीं लिखा होता। जैसे इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड, जो कंडीशन वो लगा देता ना कि इस कंडीशन के साथ ही आपको चलना है, तो आप उसको जो है अपना एक अलग इवेंट मान लेते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ए इवेंट मान लिया लेफ्ट हैंडेड पर्सन का। ठीक है, तो जब आपने इवेंट मान लिया ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, ठीक है, तो अब आपने निकाल ली प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 कितनी आ जाएगी, ये हमें कितनी गिवन है 6%, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप है और लेफ्ट हैंडेड है तो 6% है। और अगर वो लेफ्ट हैंडेड है और किसी और ब्लड ग्रुप के है तो कितनी है 10%। सो आपने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी भी हुई। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव O ब्लड ग्रुप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप की क्या प्रोबेबिलिटी है E1, तो प्रोबेबिलिटी E1 इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड। अगर लेफ्ट हैंडेड पर्सन सेलेक्टेड होता है तो E1 बाय A निकालनी है। क्या करेंगे बेस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जो हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
A/E1 डिवाइडेड बाय, यही वाला पार्ट फिर से लिख लोगे, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, समझ में आएगी आपको ये बात? अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो E1 की कितनी वैल्यू है? 3%। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 3%, तो 3%। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 6%, 6% लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3% इंटू 6% प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि 70% इंटू 10%। A/E2 की कितनी है? 10%। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 9/44। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। ये जो है क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर्स के पेपर में बहुत आ रखा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओनली 1 in 1000 adults are affected with disease. When person has a disease, then the positive result occur 99% of time, whereas without disease will show positive result only 2%. ठीक है, आगे चलते हैं। 2% of time. If person is selected and the tested result is positive, then the probability person has disease. समझे आप क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। दोबारा से एक बार रीड करते हैं और इस बार हम लिखते जाएंगे अपने साथ साथ क्या हमें गिवन है। ओनली 1 in 1000, मतलब 1,000 में से किसी एक को जो है ये डिसीज़ हुआ है। जब पर्सन को डिसीज़ हुआ, एक में 1000 में से एक को डिसीज़ हुआ, और जब पर्सन को डिसीज़ हुआ, हम मेंशन कर लेते हैं, डिसीज़ हुआ और उसका जब टेस्ट कराया हमने तो वो कितना आ गया? पॉजिटिव रिजल्ट कितना आएगा? 99%। ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, whereas without disease will show positive result only 2%। अगर डिसीज़ नहीं है, ठीक है, डिसीज़ नहीं है तो टेस्ट फिर से पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा ओनली 2%। फिर से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा सिर्फ 2% के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द पर्सन इज सेलेक्टेड एंड टेस्टेड, अगर हमने एक पर्सन को सेलेक्ट किया और उसका टेस्ट कराया तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पर्सन को डिसीज है। हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस के लिए मैं पर्टिकुलरली कहूँगी कि आप एक ट्री डायग्राम बनाएं। जैसा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं। ये सबसे हेल्पफुल रहता है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? 2 इवेंट्स लेंगे, पर्सन हैज़ डिसीज एंड पर्सन डोंट हैज़ डिसीज। ठीक है, तो मैंने A1 एक इवेंट ले लिया जिसमें हम कह रहे हैं पर्सन को डिसीज है, और A2 एक इवेंट ले लिया जिसमें हम कह रहे हैं पर्सन को डिसीज नहीं है। तो डिसीज का हमने A1 ले लिया और नहीं वाले डिसीज को हमने A2 ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब बात यही नहीं खत्म हो जाती। अब अगर पर्सन को डिसीज है तो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो हम एक ये जो टेस्ट वाला है इसको हम एक इवेंट बी मान लेते हैं कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, अब पर्सन को डिसीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, कितनी टाइम होगा? 0.99 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। 99% है तो 0.99, और डिजीज है और नेगेटिव रिजल्ट आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। ठीक है, 0.01। अब आगे देख लेते हैं। पर्सन को डिसीज नहीं है और उसका जो टेस्ट रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? फिर से अब अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो उसके आने के चांसेस कितने हैं? 2%। तो हम 0.02 कह सकते हैं, और नेगेटिव आने के कितने हो जाएंगे? 0.98%, 0.98 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? पर्सन हमें निकालना है कि इफ
पर्सन इज सेलेक्टेड एंड टेस्टेड, रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हमें क्या गिवन है कि क्या निकालना है, रिजल्ट पॉजिटिव है। देन द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज डिसीज, पर्सन को डिसीज है, तो A1/B हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2। ठीक है, अब बस यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.001, क्योंकि 1/1000 था, 1001 था, राइट। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, मैं लिख देती हूँ 0.001 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 कितना हो जाएगा, 0.99, ये रहा वो वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पर्सन को डिसीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। फिर हम डिवाइड कर लेंगे 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.99 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A2 की कितनी है, A2 क्या है, डिसीज नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, 0.99, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.999 है और इसकी है 0.001। ठीक है, सो 0.999 B/A2 मतलब डिसीज नहीं है और रिजल्ट पॉजिटिव है, तो 2%, तो 0.02। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.047। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसका ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन, एक बार देख लेते हैं। हमने A1 इवेंट माना जहाँ पे हम कह रहे हैं कि पर्सन को क्या है, डिसीज है, और A2 हमने इवेंट माना जहाँ पे पर्सन को डिसीज नहीं है, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। फिर हमने एक दूसरा इवेंट माना कि रिजल्ट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। हमें क्या निकालना है कि हमने एक रैंडमली एक पर्सन को सेलेक्ट किया, उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि उसको डिसीज होगी, तो उसकी कैसे निकलेगी, A1/B निकलेगी। तो हमने जब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो अगेन आपने बेस थ्योरम लगा दी। बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू B/A1, ये करोगे ना, A1 इंटू B/A1, डिनोमिनेटर में भी ऐसी A1 इंटू B/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू B/A2 करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में ट्री डायग्राम के कोई अलग से मार्क्स नहीं होते। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यूजिंग ट्री डायग्राम सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको कंपल्सरीली बनाना होता है। अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो ये सिर्फ आप अपनी रेफरेंस के लिए बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंडिपेंडेंट इवेंट की। नाम से ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है कि if A and B are two events, then independent event means probability of occurrence or non-occurrence of A is not affected by occurrence or non-occurrence of B, given that two events are independent. मतलब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है कि दोनों जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर A के होने के चांसेस जो हैं वो B के होने ना होने के चांसेस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने कुछ फॉर्मूलाज डिफाइन कर रखे हैं, आप एक बार ये देख लेंगे। टू इवेंट्स A and B are independent if probability of A/B is same as A and probability of B/A is same as B. A, B are independent events if and only if probability of A intersection B कितना आ जाएगा, probability of A into probability of B। ठीक है, जब भी कभी आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली जो है इनके इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, थ्री इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही वाली ऊपर वाली बात आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो दस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स इम्प्लाइज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे वो क्या इम्प्लाई करेंगे, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब हम इस चीज़ को एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से पहले मैंने थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे कांट बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप उसको क्या नहीं कह सकते, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कह सकते। और अगर 2 इवेंट्स हैं ए और बी, अगर इंडिपेंडेंट है, देख लेंगे यहाँ पे एक बार, हम अगर बोल रहे हैं कि ए और बी जो है दो कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनके आप कोई भी केसेस ले लो, ए डैश और बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश और बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए और बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 30% ऑफ द वॉशिंग मशीन नीड्स सर्विसेज, 10% ऑफ इट्स ड्रायर नीड्स सर्विसेज। If both dryer and washing machine are made by a company, then the probability that both need services and neither need services. तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हम मान लेंगे एक इवेंट है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन नीड्स सर्विस। ठीक है, सो वॉशिंग मशीन नीड्स सर्विस। और हमने भी एक इवेंट मान लिया जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ड्रायर नीड्स सर्विसेज। ठीक है, ड्रायर नीड्स सर्विस। ठीक, अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इफ बोथ ड्रायर एंड वॉशिंग मशीन आर मेड बाय कंपनी देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नीड सर्विसेज। हमें निकालनी है कि दोनों को जो है सर्विस की ज़रूरत है, बोथ नीड्स सर्विस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस तरह से कि assuming that both the events are independent, that means they will work independently। अगर आप देखो तो आपको खुद ही पता है वॉशिंग मशीन अलग काम करेगी और ड्रायर अलग काम करेगा, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम मेंशन कर देंगे that we'll assume that both will work independently, that means they will work independently। तो हमारे पास दोनों इवेंट्स क्या आ गए, इंडिपेंडेंट आ गए। सो आप लिख सकते हैं दैट इट इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तब जब हमें पता चल गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और हमें क्या निकालना है, बोथ नीड सर्विसेज, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए 30% इंटू बी 10% है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर 30%। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी नीदर नीड सर्विसेज, नीदर नीड्स सर्विसेज। सो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ए की भी नहीं चाहिए और बी को भी सर्विस नहीं चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्योंकि किसी को भी नहीं चाहिए। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स कितने आ जाएंगे, 70% और 90%। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 63%। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।